वेव यानी तरंग जो है वो होता क्या है, ये हम लोग पढ़े पहले, सबसे पहले। उसके बाद हम लोग उसके बारे में क्या पढ़े, उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। क्या होता है तरंग दैर्ध्य? किसी दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसको हम लोग साथ में बताते जाओ, बोलते जाओ ना, साथ में रिवीजन चल रहा है ना, लैम्डा बोलते थे। ठीक है। उसके बाद एक टर्म हम लोग पढ़े कि तरंग दैर्ध्य का हम लोग ये क्या बोले, एसआई मात्रक क्या बोले, मीटर बोले। और तरंग दैर्ध्य को ऐसे जनरली किस में करते हैं, एंगस्ट्रॉम में करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े आवृत्ति। आवृत्ति क्या बोले हम लोग कि एक सेकंड में कितने चक्कर काटता है उसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। इसका हम लोग एसआई मात्रक क्या बोले, हर्ट्ज। लिखवाए थे हम इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज हुआ। इसको तीन चीजों से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं ये एन की तरह लिखा रहता है, कहीं एफ लिखा रहता है, या कहीं पे वो न्यू लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे करके न्यू लिखा रहता है। ये तीनों जो है, जो भी लिखा हो इन तीनों में से, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आवृत्ति की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात कर रहे हैं। फिर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े, तरंग वेग। वेग मतलब क्या होता है कि भाई कितने स्पीड से, कितने तेजी से चल रहा, उसी को हम लोग वेग बोलते हैं। तो तरंग वेग का फॉर्मूला हम लोग बोले v इज इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला बोले आवृत्ति इंटू लैम्डा, एन इंटू लैम्डा, वेरी गुड। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य हो गया तरंग वेग। एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग तरंग वेग का ये पढ़े थे। आगे भी एक और तरंग वेग का पढ़ेंगे। ये अलग अलग तरंगों के लिए अलग अलग हो जाएगा वेग, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य बदलते जाएगा, जैसे जैसे अलग अलग कलर के अलग अलग रंगों के इस प्रकाश से अलग अलग उसका आवृत्ति होगा, अलग अलग उसका तरंग दैर्ध्य होगा, इसलिए उनका तरंग वेग जो है वो अलग अलग हो गया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ फैक्ट पढ़े कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड 20 सेकंड, जो भी मिले तुमको वो आंसर सही है। कहीं 20 दिया है, कहीं 19 दिया है, 499 सेकंड, 500 सेकंड दोनों चलेगा। चंद्रमा को 1.28 सेकंड देखे। ठीक है। उसके बाद अगर माध्यम जो है एक जैसा है, माध्यम मतलब जहां से प्रकाश गुजर रहा है वो हर जगह एक जैसा है, तो उसका प्रकाश क्या कैसी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। इसको सरल रेखीय गमन कहते हैं प्रकाश का। ठीक है। सबसे पहले इस बात को कौन बोला था, न्यूटन ने बोला था। ठीक है, कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है और वो सीधी रेखा में चलता है, ये सबसे पहले न्यूटन ने बोला था। उसके बाद सबसे पहले न्यूटन ने एक बात और क्या बताया था, सूर्य प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विब प्योर। ठीक है, बाई कैपिटल लिखना चाह रहे थे। उसके बाद सबसे पहले ह्यूजेन ने बताया है कि प्रकाश के सिद्धांत का व्याख्या किया है। ठीक है। उसके बाद थॉमस यंग ने सबसे पहले प्रकाश के सिद्धांत का व्यक्तिकरण किया। इससे डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन आएगा कि भाई सबसे पहले ये सिद्धांत कौन दिया, या सबसे पहले जनरली न्यूटन और आइंस्टाइन का पूछता है, लेकिन डिपेंड करता है तुम कौन सा एग्जाम दे रहे हो। जनरली पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन में तुमको न्यूटन आइंस्टाइन दिया था। आइंस्टाइन सबसे पहले क्या बताया था प्रकाश के बारे में, छोटे छोटे बंडल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन से बना होता है। एक फोटोन की ऊर्जा जो होती है ई बराबर क्या बोले थे हम उसको, फॉर्मूला एच न्यू। न्यू मतलब सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं पीछे वाले फॉर्मूला से, तो एच सी बाई लैम्डा। सी जहां पे क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट, कहां पे, निर्वात में, मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में, जिसको जो हमको पता है, सबको पता है ये बात, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नहीं भी पता होगा तो पिछले क्लास में आई होप पता चल गया कि प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर कभी न्यूमेरिकल आए तो इसका वैल्यू नहीं देगा, जैसे कई चीजों का वैल्यू दे देता है कि भाई अब निकालो, लेकिन ये जो है ये तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछता था, अब इतना आसान नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े इसमें, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंग में है, ये विबग्योर जो है इसके बारे में हम लोग पढ़े कि सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, वायलेट का होगा कि रेड का होगा, वायलेट का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते।
तरंग दैर्ध्य ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो वो है आवृत्ति है वो उसके क्या होगा, विपरीत चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग देख चुके हैं कि नीचे आता है, अगर तरंग दैर्ध्य इधर ऊपर है तो आवृत्ति नीचे आता है। तो इसीलिए सबसे कम आवृत्ति जो है वो लाल का होगा और सबसे ज्यादा आवृत्ति वायलेट का होगा, और इस हिसाब से ऐसे ऐसे बढ़ेगा। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगा उसी हिसाब से क्या है, ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो ऊर्जा का भी इसी ऐसे ही था, है ना, आवृत्ति का भी ऐसे ही था, ऊर्जा का भी ऐसे ही था, कि मतलब लाल सबसे कम, उससे ज्यादा फिर ऑरेंज, फिर येलो, और ऐसे ऐसे सबसे ज्यादा वायलेट का। यहां तक क्लियर है? ये दो बात हम लोग बोले थे लास्ट क्लास में। इसमें किसी को यहां से डाउट आ रहा था, क्लियर घर जाके पढ़े एक बार दोबारा, घर से अपने से भी पढ़ने से दोबारा क्लियर होता है। डाउट क्लियर हुआ था कि नहीं यहाँ पे? कोई था ना जिसको डाउट आ रहा था इसमें? आई होप ये बात क्लियर हो गया सबको कि क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। ठीक है, यहां तक अब हम लोग आगे लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो पहले। अच्छा, इसके आगे हम लोग तुम लोग को ये भी पढ़ाए हैं ना, हम लोग को एक मिनट, अपवर्तनांक हम पढ़ा चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोले कि प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम पे डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ये बात हम बोले थे। प्रकृति मतलब क्या होता है? माध्यम की प्रकृति पे प्रकाश जो है वो, माध्यम मतलब समझ रहे हैं, जहां से वो गुजर रहा है प्रकाश उसको उसका माध्यम बोलेंगे। अब बोल रहे हैं कि भाई माध्यम की प्रकृति पर मेरा प्रकाश की चाल डिपेंड कर रहा है। तो मीडियम यानी माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है, तो प्रकृति मतलब क्या हुआ, उसका प्रकृति मतलब उसका अपवर्तनांक, जिसको हम लोग इंग्लिश वाले जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और हिंदी में अपवर्तनांक। जिस भी माध्यम से गुजर रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होगा, उसी पर मेरा प्रकाश की चाल डिपेंड करेगा। ये बात नहीं समझ में आया? ये समझ में आया ना सबको? प्रकाश की चाल किस चीज पर डिपेंड करता है ओवरऑल में? माध्यम पे डिपेंड करता है जहां से वो गुजर रहा है। जैसे कि माध्यम, यहाँ प्रकाश कहाँ गुजर रहा है, ये कहाँ पे से चल रहा है, हवा में चल रहा है, एयर में चल रहा है। सूरज से जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है वो कहाँ है, निर्वात में चल रहा है। पानी के अंदर, तालाब के अंदर थोड़ा दिखता है, तो तालाब के अंदर जब जा रहा है प्रकाश तो कहाँ चल रहा है वो, पानी के अंदर। हीरा देखोगे, हीरा बहुत चमकता है, तो वो प्रकाश कहाँ चल रहा है उस समय, हीरा के अंदर। तो जहां भी चल रहा है वो उसका माध्यम हो गया। और हर एक माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और उसी अपवर्तनांक पे प्रकाश की चाल निर्भर करती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखे कि भाई अपवर्तनांक पे प्रकाश की चाल डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला कौन सा देखे थे, Q इज इक्वल टू सी बाई म्यू, लैम्डा नहीं म्यू, यहाँ पे न्यू नहीं म्यू है। तो है प्रकाश की चाल बराबर सी बाई म्यू, जहां की यू जो है प्रकाश की चाल उस माध्यम में, जिस माध्यम में हम देखना चाह रहे हैं। सी तो हम लोग को पता है प्रकाश की चाल निर्वात में, और डिवाइडेड बाय न्यू, म्यू जो है, म्यू क्या है तुम्हारा, अपवर्तनांक, उस कहां का, उस माध्यम का जिसमें हम लोग उसकी चाल देखना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग अलग अलग चाल, अलग अलग अपवर्तनांक देखे। पीछे बिना देखे हमको एक क्वेश्चन बनाओ, हम लिखवा दिए थे ऐसे इसका आंसर, लेकिन एक क्वेश्चन लिखो अब। कांच में, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, और कांच का जो अपवर्तनांक है वो है 3/2। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, और कांच का जो अपवर्तनांक है वो है 3/2।
क्या हुआ आंसर बताओ? 2 इंटू 10 पावर, सीधा है। हम v, कल उस दिन v बोलो या u बोलो, v बराबर c बाई म्यू हम लिखवाए थे। c हमको क्या है पता है, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और म्यू हमको कितना दिया हुआ है, 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो 2 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा कांच में प्रकाश की चाल। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया सबको? अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो ये चीज दिया हुआ है, ये हमको अभी हम बोले कि ये कहीं वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ये हमको याद रखना है। सी का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और v जो है वही निकालना है हमको। तो चाल है प्रकाश की चाल, किस में, जिसका म्यू दिया हुआ है उसमें निकालना है। तो यहाँ हम कांच बोले थे तो कांच का निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखो, उल्टा हम बोलते हैं, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें, और पानी में प्रकाश की चाल बराबर होगा v बराबर 0.25 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें, ये क्वेश्चन निकालिए, जहां पे कि दिया हुआ है v बराबर, मतलब पानी में प्रकाश की चाल बराबर दिया हुआ है 2.25 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये v का वैल्यू दिया। क्या निकालने बोले हम लोग, पानी का क्या निकालने बोले फॉर्मूला में, अपवर्तनांक। उसको फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, म्यू। तो बोलते हैं ना, तो म्यू निकालने बोल रहे हैं, बराबर क्या है, जब v दिया हुआ है पानी में। ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कितना आंसर हो गया, 4/3। समझ में आया कैसे? क्योंकि अभी तुरंत हम लोग ये जो फॉर्मूला देखे हैं, v बराबर बाई म्यू, ठीक है। तो भाई ये हमको यही निकालना है, और ये दिया हुआ है तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, c बाई बी। सी हमको पता है 3 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई बी जो है वो दिया हुआ है 2.25। सॉल्व करोगे तो वो 4/3 यानी कि 1.33 आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अपवर्तनांक का वो क्या होगा, यूनिट क्या होगा, जैसे इसका चाल का मीटर पर सेकेंड है, उसका मात्रक क्या होगा, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? जब मात्रक विहीन, तो देख नहीं रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला, अभी तुरंत लिखे हो ना, ये क्या लिखे हो, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूला में लिखे थे, सॉरी यहाँ पे लिखे थे ना। अभी इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया इसको, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या लिखे अभी, 2.25 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड कट नहीं जाएगा ऊपर नीचे, ये एक रेशियो है ना, अनुपात है, तो अनुपात का मात्रक नहीं होता है, तो इसीलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा। तब एक ही बंदा इस चीज को क्यों देख पाया, बाकी लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो। दोनों सेम ही चीज है ना, ये है स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में, और ये उस मीडियम में है, तो दोनों कट जाएगा दोनों का मात्रक, तो इसलिए मात्रक विहीन होगा। ठीक है, बाकी सबका हम चाल, और सबका हम 3-4 इंपॉर्टेंट चीज का चाल लिखवा दिए थे हमको लगता है लास्ट क्लास में, और अपवर्तनांक भी निकाल दिए थे। लेकिन अगर एग्जाम में एक दिया हो तो और एक ही याद आए, मान लो दूसरा कुछ पूछ रहा है और एक चीज याद आ जाए, मान लो चाल याद आ जाए और अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो वहां पे निकल जाएगा ना। कुछ नहीं करना है, v, ये फॉर्मूला याद रखना है, v बराबर c बाई म्यू। कोई एक चीज खाली याद रहेगा, मान लो ये याद रहेगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, रंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कलर यानी रंग। ये जो है, ये टीचर्स वाले में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाल में ही मतलब कोई लोग का एसएससी बैच वाले कुछ लोग है ना, कोई था जो एग्जाम वो बीच बैच में ही बोल रहा था कि कुछ एग्जाम दिया था कि सर हाँ रंग वाला जो है क्वेश्चन तुरंत पूछा गया था, वो कुछ टीचर का एग्जाम दिया था। तो रंग वाला जो है ये टीचर्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी में ऐसा नहीं है नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीचर वाले में क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। ठीक है, तो रंग को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और
द्वितीय नहीं, पूरक रंग, ठीक है। प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और पूरक रंग, ठीक है। तो लिखो, रंग को तीन भागों में बांटा गया है। रंग को तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है। नंबर वन, प्राथमिक रंग, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी कलर बोलते हैं। नंबर टू, द्वितीय रंग, यानी सेकेंडरी कलर। और नंबर थ्री, पूरक रंग। पूरक रंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है। पहला पे अब लिखो, पहला पहला लिखो, नंबर वन प्राथमिक रंग, इसमें लिखो रेड, ग्रीन, ब्लू। लाल, हरा और नीला, ये तीनों क्या कहलाता है तुम्हारा? प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर। लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन, ब्लू। 8 GB रटने के लिए 8 GB रट लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है। इन तीनों को प्राथमिक रंग बोलते हैं। इन तीनों को प्राथमिक रंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है इन तीनों को मिला के जो है तुम्हारा व्हाइट प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश जो है हम बना सकते हैं। तो इसीलिए आर नीचे लिखो, R+G+B बराबर W। मतलब रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू अगर इन तीनों को मिला दोगे तब भी तुम्हारा उजला प्रकाश बन जाएगा। ऑल्दो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि सूरज का श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होता है, इन ये तीनों को मिला दोगे तो व्हाइट रंग बन जाएगा। तो ये तीनों को इसलिए प्राइमरी कलर बोलते हैं, यानी प्राथमिक रंग। रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों को मिला दोगे तो क्या बन सकता है? व्हाइट रंग बन जाएगा यानी श्वेत बन जाएगा। लाल, हरा, नीला को मिला दोगे तो श्वेत रंग बन जाएगा। ठीक है, लिख लिए ये बात। नेक्स्ट लिखो नंबर टू, द्वितीय रंग। अच्छा, उसमें एक एग्जाम्पल भी लिख लो, रंगीन टेलीविजन। रंगीन टीवी होता है ना, उसमें भी तुम्हारा यही प्राइमरी कलर जो होता है वो यही तीनों होता है। रंगीन टेलीविजन में, ऐसे लिख लो, रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग RGB का प्रयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग RGB का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा द्वितीय रंग। द्वितीय रंग मतलब क्या हो गया? दो प्राथमिक रंग को बनाने से जो रंग बनता है, प्राथमिक मतलब पहला, द्वितीय मतलब दूसरा, तो दो प्राथमिक रंग को बनाने से जो रंग बनता है उसको हम लोग द्वितीय रंग बोलते हैं। तो इसमें लिख लो, जब दो प्राथमिक रंग को, ये देखो इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, सिंपल तुमको देगा कि भाई इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है या इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, इस टाइप से, या इनमें से कौन सा द्वितीय रंग है, या मैच द फॉलोइंग में दे देगा प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, पूरक रंग, और इधर 3 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्ट, मतलब ये एक तरह से समझो ये पार्ट जो है थोड़ा सा हम ऑल्दो मना करते हैं, लेकिन ये पार्ट थोड़ा रटने वाला है। भाई हमको याद होना चाहिए ना, अब इसमें समझ क्या सकते हैं। RGB जो है ये प्राथमिक रंग है, दो को मिला के तीनों को मिला देंगे तो उजला बन जाएगा, और इनमें से किसी दो को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? द्वितीय रंग। ठीक है। इसमें हम लिखवा रहे थे, जब दो प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तब द्वितीय रंग प्राप्त होता है। तब द्वितीय रंग प्राप्त होता है।
ठीक है, तो कोई तीन मेरा प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, तो तीनों को दो दो मिलाना है तो तीन ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन R+G, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बनेगा। R+B यानी रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा, और ग्रीन प्लस ब्लू को मिलाएंगे तो सियान बनेगा। तो तुम्हारा द्वितीय रंग कौन तीन हो गया, येलो, मैजेंटा और सियान। ठीक है, येलो, मैजेंटा और सियान। नेक्स्ट लिखो नंबर 3, पूरक रंग। पूरक रंग क्या होता है कि हम अभी बताए ना कि तीनों प्राइमरी, तीन जो प्राथमिक रंग है उन तीनों को मिलाने से पीला बन जाता है। लेकिन अगर दिमाग से सोचना, एक अगर हम प्राथमिक ले लें और दो दूसरा जो है हम द्वितीय ले लें, तो इन दोनों को मिला के भी तो उजला बन जाएगा, तभी तो RGB पूरा हो जा रहा है। यहां से R उठा लिया, ये दिख रहा है ना, नीचे वाला दिख रहा है सबको। यहां से हम एक मान लो प्राथमिक रंग में लिए और एक द्वितीय रंग में ले लिए, तब भी व्हाइट बन जाएगा। कैसे बनेगा बताओ, ये R हो गया और ये C जो है ये बराबर क्या था, C और B था, 10B तीनों मिल ही गया RGB, तो व्हाइट बन जाएगा। तो पूरक रंग वैसे है कि जो दो रंग को मिला के उजला रंग बन जाता है, उन दोनों रंगों को हम लोग पूरक रंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो, जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से सफेद रंग या श्वेत रंग लिख सकते हो, प्राप्त हो, से पूरक रंग कहते हैं। इधर वाला तीनों, रेड प्लस श्याम व्हाइट हुआ, ग्रीन प्लस मैजेंटा व्हाइट हुआ, और ब्लू प्लस येलो व्हाइट हुआ। क्यों हो रहा है ऐसा, समझ रहे हो? हम तो, तुम बोलोगे ना, शुरू में तो सर आप बोले थे कि खाली RGB, ये जो प्राथमिक रंग है इन्हीं तीनों को मिलाने से ही व्हाइट हो रहा है। यहाँ पे दो ही रंग से व्हाइट कैसे हो जा रहा है? तो अगर गौर से देखोगे तो इस साइड वाला सारा प्राथमिक है और इस साइड वाला सारा द्वितीय है, और द्वितीय में खुद में दो प्राथमिक होता है। तो एक्चुअली तीनों प्राथमिक तीनों में हो रहा है, यहां भी RGB बन रहा है, यहां भी RGB बन रहा है, और यहां भी RGB बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि एक और एग्जांपल से, येलो बराबर क्या हो जाता है, येलो बराबर हम बोले R+G, और यहाँ पे B लिखा ही हुआ है, तो RGB तीनों बन गया, इसलिए व्हाइट हुआ। ये बात नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो पूरक रंग इन दोनों को बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना, तो इन दोनों को बोला जाता है। जैसे प्राथमिक कलर RGB हो गया, द्वितीय कलर तुम्हारा येलो, मैजेंटा और सियान हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है रेड और सियान जो है वो होगा पूरक रंग। एक साथ दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, पूरक करते हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, तो इसीलिए दो के कॉम्बिनेशन में यहाँ बोला जाता है कि पूरक रंग यहाँ हो गया लाल और सियान, ग्रीन और मैजेंटा, और नीला और पीला। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, वस्तु का रंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वस्तु का रंग। ज्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा है? जो लोग पहले से किए हुए हैं उन लोग को तो ठीक है, रिवीजन हो रहा है। जो लोग नए यहाँ पे, जैसे बहुत लोग नया चेहरा दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना ठीक से कि थोड़ा स्लो कर दें? जैसे वर्ड, जैसे तुम्हारा मैजेंटा जो है उसको मैजेंटा ही जनरली रानी कलर बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी मैजेंटा ही लिखते हैं। तुम इंग्लिश में बोलने बोल रही हो? अच्छा, कुछ कुछ इंग्लिश में बोलते हैं। नहीं तो 99% हम इंग्लिश में भी साथ में बोल देंगे, तुम उसमें लिख लेना। लेकिन 99% लोग यहाँ पे हिंदी चाहते हैं, साइंस का वर्ड भी, इसीलिए हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हम साथ में जो भी साइंस का वर्ड है उसमें इंग्लिश भी बोल देंगे, ठीक है, लेकिन दिखवाते हैं हम जनरली इसीलिए हिंदी में, क्योंकि 99% जनता उसको हिंदी में ही चाहते हैं। ठीक है, तुमको तो वो हमको लगा उल्टा दिक्कत हो रहा है कि मैजेंटा तुमको हिंदी में चाहिए। मैजेंटा को ऑल्दो रानी कलर भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी ही लिखा रहेगा। इंग्लिश में वो मैजेंटा ही हिंदी में लिखता है ज्यादातर, और सियान को तो सियान ही लिखता है हिंदी में, खाली सियान कर देगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, वस्तु का रंग। अब इसको थोड़ा पहले हेडिंग डाल दो, वस्तु का रंग, फिर समझते हैं हम लोग बात को। कोई भी जो चीज है, मान लो ये जो है मेरा जैकेट जो है ये नीला रंग का ही क्यों दिख रहा है, या ये जो कुर्सी है ये ब्राउन रंग का ही क्यों दिख रहा है? कोई भी चीज उसी रंग का क्यों दिखता है? तो श्वेत प्रकाश गिर रहा है, श्वेत प्रकाश में सातों रंग बोले हैं, और भी बहुत सारे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में जाओगे ऐसे ओवरऑल में हम बोल रहे हैं कि विबग्योर गिर रहा है, सूरज का श्वेत प्रकाश भी गिर रहा है, फिर भी जो है लाल फूल बाहर लाल ही क्यों दिख रहा है, वो हरा क्यों नहीं दिख रहा है? कोई बता सकता है? हाँ, बताओ, आगे से भी बताओ, पीछे से भी बताओ। हाँ, तुम बताओ क्या बता रही थी? जो भी रंग जो होता है परावर्तित, एग्जैक्टली, जो भी रंग, जो भी चीज जिस रंग का दिख रहा है वो उस रंग को सिर्फ परावर्तित कर रहा है, और बाकी रंगों को वो अवशेषित कर रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए कोई भी चीज उस रंग का दिखता है। अब इसमें दो कलर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब दो कलर को अच्छे से और पढ़ते हैं। कोई भी चीज काला क्यों दिखता है और कोई भी चीज उजला क्यों दिखता है? तो काला कोई भी चीज इसलिए दिखता है क्योंकि वो सारे रंगों को अवशेषित कर लेता है, और कोई भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। परावर्तित मतलब समझना ना, रिफ्लेक्ट करना, वापस भेजना अपने से। जैसे मेरे पे रंग आया काला, ये है, मान लो ये बोर्ड काला है, इस पे रंग आ रहा है, ये कोई भी रंग वापस नहीं भेज रहा है। ये नीला इसलिए दिख रहा है कि इस पे श्वेत प्रकाश पड़ रहा है, इस बल्ब जहां से भी चारों बगल से आ रहा है, और वो प्रकाश में सारे रंगों को ये अवशेषित कर दे रहा है, लेकिन सिर्फ नीला रंग को बाहर भेज रहा है जो तुम्हारे आंख पे जा रहा है, तो तुमको लग रहा है कि ये नीला रंग का है। लेकिन ये बोर्ड जो है ये काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि जितने भी इसमें रंग आ रहे हैं सबको ये अवशेषित कर रहा है, और बाहर एक भी रंग नहीं भेज रहा है। मतलब जो है परावर्तित एक भी रंग नहीं कर रहा है, इसलिए कोई भी चीज काला दिखता है। वैसे ही जैसे इसका जैकेट उजला क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें जितना भी रंग है वो सारे रंग को परावर्तित कर दे रहा है, कोई भी रंग को अवशेषित नहीं कर रहा है। तो उजला प्रकाश इस पे पड़ रहा है अभी, तो इसीलिए इसका जैकेट उजला दिख रहा है। अच्छा, यही अगर अभी हम पूरे रूम का लाइटिंग जो है नीला कर दे, जैसे वहां नीला है, जो प्रकाश है उसको हम नीला कर दे, तो इसका जैकेट किस रंग का दिखेगा? नीला दिखेगा, क्योंकि जब नीला ही अवेलेबल है मेरे पास तो नीला ही को वो करेगा ना। अच्छा, उसी नीले रंग में हम इसको भेज दें, ये लाल रंग का पहने हुई है, ठीक है, इसको हम नीले प्रकाश में भेज दें, तो कैसा दिखेगा इसका? प्रकाश मेरा नीले रंग का है, और ये लाल रंग का कपड़ा पहन के गई। काला कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग लाल भी बोले थे, मैजेंटा भी बोल रहे हैं कुछ लोग। मैजेंटा कैसे? अच्छा, रेड ब्लू को कंबाइन कर दिए? नहीं, वैसा नहीं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ना, दो अलग अलग कलर मिल नहीं ना रहा है, मैजेंटा नहीं दिखेगा। काला जो लोग बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा जो है लाल रंग का है, ये कौन से रंग को परावर्तित कर सकता है? लाल को, और बाकी सारे रंग को ये अवशोषित कर लेगा। मतलब अब मेरे पास सिर्फ नीला ही रंग है, तो नीला रंग को तो ये परावर्तित नहीं करेगा, ये तो अवशेषित कर देगा, मतलब इससे कोई भी रंग परावर्तित नहीं हो रहा है।
कोई भी रंग जब परावर्तित नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं, तो इसीलिए वो काला दिखेगा। समझ में आ रहा हो, जैसे ये ग्रीन जैकेट पहने हुए है, ये हरा रंग का जैकेट पहने हुए, ये अगर लाल प्रकाश में चला गया, ठीक है, तो इसका क्या जैकेट कौन से रंग का दिखेगा, वो कैसे आ रहा है तुम लोग, येलो कैसे आ रहा है, नहीं समझ रहे हो तुम। इसको देखो, हरा रंग का जैकेट है इसका, ये हरा क्यों दिख रहा है, पहले तुम बताओ, हरा क्यों दिख रहा है ये हरा रंग का जैकेट जो पहना हुआ है, ये हरा क्यों दिख रहा है, व्हाइट लाइट को, कौन सा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हाइट लाइट में कौन से लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हरा दिख रहा है ना, तो ये कौन से रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा इंग्लिश मीडियम हो, तो इसमें व्हाइट लाइट इस पे पड़ रहा है, तो इस पे कौन से रंग को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, हरे को कर रहा है, तभी ये हरा दिख रहा है। अब हम बोल रहे हैं व्हाइट में सब रंग है, इसीलिए उसमें से हरा रंग को रिफ्लेक्ट किया, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए ये हरा दिख रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि ये लाल प्रकाश में चला गया, तो लाल प्रकाश में चला गया तो मतलब मेरे पास हरा प्रकाश उसमें है ही नहीं, तो वो लाल प्रकाश को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगा। जब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो क्या दिखेगा तुम्हारा, ब्लैक दिखेगा। ठीक है, समझ में आया, तो इसमें लिखते जाओ, किसी वस्तु का रंग, पॉइंट वाइज लिखना, पहला पॉइंट लिखो, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु प्रकाश के, कि वह वस्तु प्रकाश के किस रंग को परावर्तित करती है, किस रंग को परावर्तित करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि वस्तु लाल रंग को परावर्तित करती है, यदि वस्तु लाल रंग को परावर्तित करती है, तो वस्तु का रंग, तो वस्तु का रंग लाल दिखाई पड़ेगा। वस्तु का रंग लाल दिखाई पड़ेगा, समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंग को, यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंग को अवशोषित कर ले, अवशोषित कर ले, और किसी भी रंग को, और किसी भी रंग को परावर्तित ना करे, परावर्तित ना करे, कैसे रंग का दिखाई देगा तुम लोग बताओ, काला, ब्लैक, वेरी गुड। तो वस्तु काला दिखाई पड़ेगा। तो वस्तु काला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सफेद वस्तु की खास विशेषता, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, सफेद वस्तु खास विशेषता यह है कि, यह है कि
यह वस्तु प्रकाश के सभी रंग, यह वस्तु प्रकाश के सभी रंग को परावर्तित कर देती है। परावर्तित कर देती है। फुल स्टॉप। यह किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करता है। अवशोषित नहीं करता है। ये बात समझ में आया? काला वाला जो है वो सबको अवशोषित कर लेगा, किसी को भी परावर्तित नहीं करेगा, और उजला वाला जो है सबको परावर्तित कर देगा, किसी को अवशोषित नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सफेद वस्तु प्रकाश के जिस रंग में देखा जाता है, प्रकाश के जिस रंग में देखा जाता है, सफेद वस्तु को प्रकाश के जिस रंग में देखा जाता है, क्या होगा? वो वैसा ही उसी रंग का दिखेगा। तो वही रंग का दिखाई देता है। वही रंग का दिखाई देता है। अच्छा, काला वस्तु को अगर किसी और रंग में देखें, तो मान लो लाल रंग में देखें, तो कैसा दिखाई देगा? काला ही दिखाई देगा। ठीक है। सबको, वो सबको कर रहा है भाई, उसको लाल में रखें या उजला में रखें या जिसमें रखें, वो सबको क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, और किसी को परावर्तित नहीं कर रहा है। तो एक लाइन ये भी लिख लो। जब का जब सॉरी काली वस्तु को प्रकाश के, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, काली वस्तु को प्रकाश के किसी भी रंग में देखने पर, किसी भी रंग में देखने पर यह हमेशा, यह हमेशा काला ही दिखाई पड़ता है। काला ही दिखाई पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो। यदि लाल गुलाब के फूल को, यदि लाल गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखा जाए, तो फूल काला दिखाई देगा। फूल काला दिखाई देगा। ठीक है ना? ऐसे जगह लाल गुलाब लेके मत जाना जहां की कलर उजला नहीं हो, नहीं तो लगेगा काला फूल दे रहे हो। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए इसमें किस टाइप का आएगा? इसमें क्वेश्चन इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आएगा, कि कभी तुमको कुछ प्रकाश का रंग दे देगा और कभी वस्तु का रंग कुछ दे देगा। इसी टाइप के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनेगा, या उजला रंग पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा या काला रंग पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा। बोलेगा कि हरे रंग के प्रकाश में काला रंग का कैसा दिखेगा चीज, तो काला ही दिखेगा। हरे रंग के प्रकाश में उजला चीज कैसा दिखेगा? उजला ही दिखेगा। हरे रंग के प्रकाश में लाल चीज कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। इसी के कॉम्बिनेशन से तुम्हारा क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि गर्मी के मौसम में और जाड़े के मौसम में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? गर्मी के मौसम में बताओ। व्हाइट पहनना चाहिए। क्यों व्हाइट पहनना चाहिए? एक एक करके कोई एक बताओ। उष्मा को
अवशोषित नहीं करेगा, रंग को अवशोषित नहीं कर रहा है, सबको परावर्तित कर दे रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली ठंडा रखेगा। और काला में उल्टा, जाड़े के समय उल्टा, कि हमको भाई अभी होता है ना, अभी जाड़ा का समय ही ना, दिन में थोड़ा सा धूप का गर्मी लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तो भाई काला रंग का अगर कपड़ा पहनेंगे तो सारे रंग को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा, तो उससे जो है मेरा बॉडी का हीट थोड़ा बढ़ेगा। तो 2 लाइन ये भी लिख लो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि गर्मी में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, जाड़ा में कैसा पहनना चाहिए, या गर्मी में उजला पहनना चाहिए, इसका रीजन क्या है, इस टाइप से ये क्वेश्चन भी तुमको काफी पूछे हुए हैं, काफी बार, काफी एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये लिखो, गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में सफेद कपड़ा पहनना सफेद कपड़ा पहनना आरामदायक होता है, आरामदायक होता है क्योंकि सफेद कपड़ा प्रकाश के क्योंकि सफेद कपड़ा प्रकाश के सभी रंग को परावर्तित कर देता है। सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, जाड़े के मौसम में काला कपड़ा जाड़े के मौसम में काला कपड़ा पहनना आरामदायक होता है, पहनना आरामदायक होता है क्योंकि क्योंकि काला कपड़ा प्रकाश के सभी रंग को प्रकाश के सभी रंग को अवशोषित करके अवशोषित करके हमको गर्म रखता है। क्या हुआ यहाँ, डाउट आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में जो लिखना चाह रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन दिए थे। कंडीशन क्या था? उसका मीडियम जो है वो क्या, मीडियम, मीडियम तो होता ही है, मीडियम क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब माध्यम एक ही है, अगर प्रकाश एक ही माध्यम से गुजर रहा है तो प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, यही लिखवाए थे ना। तो एक ही माध्यम से चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो माध्यम से रिलेटेड बात है, और सीधी रेखा से मतलब वो माध्यम पे डिपेंडेंट है, ही लिखवाए थे ना, नहीं तो क्यों लिखवाते? नहीं, अगर हर जगह प्रकाश एक ही रेखा चलता है तो लिखवाते प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है, कुछ भी हो जाए चाहे। लेकिन ऐसा हम नहीं लिखवाए ना कि माध्यम में, मतलब माध्यम बदल जाएगा तो प्रकाश सीधी रेखा में नहीं होगा, जिस जगह माध्यम बदलेगा उस जगह प्रकाश जो है थोड़ा अपना डायरेक्शन यानी अपना दिशा जो है वो बदलेगा, और उसके बाद फिर उस माध्यम में जब चला गया तो फिर उस माध्यम के अंदर क्या रहेगा,
फिर से सीधे रहेगा, क्योंकि फिर उसके लिए एक ही माध्यम हो गया। लेकिन जैसे ही माध्यम बदलेगा तो वो अपना जो है डायरेक्शन यानी दिशा जो है वो हल्का सा बदलता है। तो इसी को हम लोग जो जो दिशा बदलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे जो दिशा बदलता है प्रकाश, उसी को हम लोग अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई दो माध्यम बताओ, एक माध्यम से दो माध्यम कहाँ जा रहा है? हवा से पानी। जैसे हवा एक माध्यम हो गया और पानी एक अलग माध्यम हो गया। माध्यम अलग अलग हुआ इसका मतलब क्या है? दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। और ये बात हम लोग पहले लिख भी चुके हैं कि दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। ठीक है, तो पानी से जैसे हवा से जैसे दिशा में गया तो माध्यम क्या हुआ? बदल गया। हवा से जैसे तुम्हारा या पानी से तुम्हारा हवा में आया तब भी तो माध्यम बदला। जरूरी थोड़े हवा से पानी में जाए, पानी से भी तो हवा में आ सकता है, तो भी मेरा माध्यम क्या होगा? बदल रहा है। ठीक है, तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम बदलेगा तो प्रकाश सीधी रेखा से हल्का खिसकेगा, उसी को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। तो यहां लिखो, जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से के माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मूल रास्ते से तब वह अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आए हम क्या लिखवाए हैं? कि भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश अपने दिशा से विचलित हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है उसका दिशा, सीधा दिशा में नहीं हो तो कुछ बदल जाता है, इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अब ये जो बदलने की प्रक्रिया है कि मतलब भाई अपने रास्ते से वो बदलेगा, तो वो कैसे बदलेगा, किधर बदलेगा, इस चीज को समझने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि माध्यम क्या होता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम क्या होता है। तो एक माध्यम होगा सरल माध्यम, जैसे कि जिसमें कम है, जिसको इंग्लिश में रेयरर बोलते हैं। और एक माध्यम होगा जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा है, उसको हम लोग मान लो बोलेंगे डेंसर माध्यम यानी सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन में जाता है तब एक टाइप से ट्रीट करेगा, और जब उल्टा अगर सघन से विरल में जाएगा तो दूसरे टाइप से बिहेव करेगा। मतलब एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। अगर हवा से प्रकाश जो है पानी में जा रहा है और पानी से प्रकाश वापस हवा में आ रहा है, दोनों दो बात हुआ ना, पहले में हवा से पानी में जा रहा है और दूसरे में पानी से हवा में जा रहा है। हवा जो है वो क्या होता है, पानी से कम तुम्हारा घनत्व कम होता है, तो हवा जो है विरल माध्यम हो गया, और पानी जो है वो कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो विरल से सघन में जा रहा है, जब मतलब हवा से पानी में जा रहा है। इंग्लिश में उसको एक बार समझ लो, विरल जब भी बोलेंगे तो रेयरर बोल रहे हैं, और सघन जब भी बोलेंगे तो डेंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो हवा से जब पानी में जा रहा है तो विरल से वो सघन में जा रहा है, और जब पानी से वो हवा में आ रहा है तो उसका उल्टा हो रहा है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो अब समझो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो मान लो ये जो है हवा है और यहां से तुम्हारा पानी शुरू हो गया, तो इन दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे जो एंगल बनता है, जिस कोण पे प्रकाश घुस रहा है, उस कोण को हम लोग बोलते हैं
एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और जिस से निकल रहा है अंदर, और इसी नॉर्मल लाइन से जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि तुम्हारा अपवर्तन का कोण बोलते हैं। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो जो ये है लाइन जो है ये हल्का नॉर्मल के तरफ शिफ्ट होगा। ज्यादा हो गया ये बात, फिर से एक बार बोलते हैं, तुम्हारा पढ़ा हुआ है, बहुत लोग का रिवीजन है, पहली बार जो लोग पढ़ रहे होंगे उन लोग को ज्यादा वो होगा। फिर से एक बार समझते हैं पूरी चीजों को। सबसे पहले हम बोले कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, दो अलग अलग माध्यम हो गया। एक जगह मतलब यहां से यहां नहीं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। कोई जब भी दो माध्यम में जाए, एक से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसमें से कोई एक कम घनत्व का होगा और कोई एक ज्यादा घनत्व का होगा। अगर दोनों सेम घनत्व का है मतलब माध्यम बदला ही नहीं। तो विरल जब है मतलब जहां घनत्व कम है उस माध्यम से जब सघन यानी ज्यादा घनत्व में जा रहा है, जैसे कि हवा से पानी में अगर प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश का जो जिस एंगल जिस कोण पे जाता है, किस पे कोण, हवा और पानी का जो सतह है उन दो पे एक 90 डिग्री का एक लाइन खींचते हैं हम लोग पहले, ठीक है। उस 90 डिग्री के लाइन से जो प्रकाश की रेखा है वो जो कोण बनाता है उसको हम लोग आई बोलते हैं, ऐसे समझ लो। 90 डिग्री का लाइन कहां पे खींच रहे हैं, दोनों सतह जहां मिल रहा है, दोनों चीज जहां मिल रहा है उस पे एक 90 डिग्री का लाइन, मान लो इसके ऊपर हवा है और इसके नीचे पानी है। ये बाल्टी हमें मान लो बाल्टी के ऊपर हाथ रखे हुए, इसके ऊपर हवा है और इसके नीचे पानी है। तो ये हवा और पानी के बीच ऐसे है मान लो लाइन, तो इस पे कैसा कोण बना रहे हैं हम, 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री से जो मान लो प्रकाश जो ऐसे आ रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है इस 90 डिग्री के लाइन से जो एंगल बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। और जब अंदर घुसने के बाद जो ये 90 डिग्री के लाइन से जो बना रहा है अपवर्तन होने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं आर। तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में विरल से सघन में जाता तो ऐसे जाता, तो वो जब माध्यम विरल से सघन जाएगा तो वो सीधी रेखा नहीं होके वो नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा, इसी को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। और ठीक उल्टा जब होगा, मान लो यहां सघन है, मान लो सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी एग्जांपल में एयर किधर लिखे और वाटर किधर लिखे, एयर नीचे वेरी गुड और वाटर ऊपर। अगर पानी से प्रकाश, पानी ऊपर, डायग्राम में समझ में आ रहा है ना कि नीचे से लिख दें, पानी ऊपर है ऐसा समझ लो, पानी से नीचे से आ रहा है, ठीक है। तो पानी से जब विरल में जा रहा है मतलब सॉरी वाटर से जब एयर में जा रहा है, पानी से हवा में जा रहा है, यानी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो ऐसे जाता प्रकाश, जैसे इस एंगल पे आई पे गया, इस कोण पे जाता, अगर सीधा जाता तो ऐसे ही जाता, लेकिन क्योंकि माध्यम बदला है तो वो सीधा नहीं जाएगा, अपने दिशा से क्या होगा, वो विचलित होगा। तो वो विचलित जो होगा वो नॉर्मल जो है, ये जो 90 डिग्री का लाइन है जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, उससे वो दूर होगा हल्का। मतलब यहाँ पे जो है आर जो है वो आई से बड़ा होगा और यहाँ पे जो है आर जो है वो आई से छोटा होगा। जैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आई है ये बड़ा होगा क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ घिसक गया, दोनों को नॉर्मल से एंगल बना रहे हैं ना, तो इसीलिए ये आर जो है वो छोटा हो गया। अगर ये पूरे रास्ते में जाता तो ये आई रहता, ये आई से छोटा हो गया ना। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो वो नॉर्मल के तरफ जाएगा और जो सघन से विरल में जाएगा तो दूर जाएगा। अब एक बार ये पानी में आ गया तो फिर ये क्या है, नहीं चलेगा, ठीक है। इसी को अपवर्तन बोलते हैं। तो इसमें पहले लिखो, ये डायग्राम एक बार अच्छे से बना लो, फिर से बना देते हैं ताकि तुमको जैसे मेरे साथ साथ बनाते जाओ। ये एरो जो है ना ये प्रकाश है, ठीक है। ये नॉर्मल से ये एंगल, ये आई हो गया, ये आर हो गया, यहां हो गया विरल, यहां हो गया तुम्हारा सघन, यानी ये हो गया तुम्हारा रेयरर और ये हो गया तुम्हारा डेंसर। एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ, हर बार जरूरी नहीं एयर और वाटर ही हो, दो कंपेयर है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पे हम एयर लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम वाटर ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि हर बार जरूरी नहीं है कि हवा से पानी में ही जाए, कोई भी दो माध्यम हो उसमें एक विरल होगा और एक सघन होगा।
क्योंकि दो अलग अलग माध्यम है, मतलब अलग ही होगा ना, दोनों का डेंसिटी घनत्व जो है अलग होगा, तभी ना अलग माध्यम। अगर एक ही होता तो मतलब माध्यम में एक ही हम मानते। ठीक है, ये एक केस हो गया। और एक दूसरा केस ये। वह लिखना। बना लिए सब लोग डायग्राम? फिर से एक बार बोलें ये बात, पहले एक बार लिखवा देते हैं, इसका थ्योरी लिखवा देते हैं, फिर एक बार दोबारा समझाएंगे, कंफ्यूजन। ठीक है, ये दोनों डायग्राम पहले बना लेना, उसके बाद ये थ्योरी लिखो। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं, मतलब कौन से डायग्राम का बात कर रहे हैं, इसका कि इसका? फर्स्ट वाले का। और इसको हम हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल हम जिसको बोल रहे थे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का लाइन जो है, तो हिंदी में हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो प्रकाश क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ मुड़ रहा है कि अभिलंब से दूर मुड़ रहा है? तरफ आ रहा है ना, ये दूर कहाँ हो रहा है? अगर सीधा जाता, अगर ये डॉट वाला लाइन जो है ये अगर होता तो दिखा रहे, अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये ऐसे हो गया, मतलब अभिलंब के तरफ हो गया, पास हो गया। तो लिखो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं, तब प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तब प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यह तब यह अभिलंब से भाग जाती है, अभिलंब से भाग जाती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आ रहा है तो आने वाले को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे इंग्लिश में, और हिंदी में आपतित किरण। जो आ रहा है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, यहां लिख सकते हो आपतित किरण।
और जो निकल रहा है अपवर्तन होने के बाद जो निकल रहा है उसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जो भी आ रहा है, जो किरण आ रहा है, यही चीज हम लोग अपवर्तन में भी पढ़ेंगे, सॉरी परावर्तन में भी पढ़ेंगे। जो अपवर्तन में पढ़ रहे हैं, जो आ रहा है किरण सतह की तरफ जो आ रहा है, उसको आने वाले को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, इंग्लिश में इंसिडेंट रे। ठीक है। और जो निकल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन होने के बाद जो किरण निकल रहा है उसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। वैसे ही ये जो आई बनाए हैं, ये जो आई एंगल है, इसको हम लोग आपतित कोण बोलते हैं। आई इज इक्वल टू, वहीं पे डायग्राम के पास लिखो, आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आपतित कोण, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो निकलने के बाद जो कोण बनाया है आर, को क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण। अपवर्तन होने के बाद निकल रहा है इसलिए उसको अपवर्तित कोण बोल रहे हैं। यही जब हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन होने के बाद भी उसको भी आर बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण बोलेंगे। जो चीज होने के बाद निकल रहा है उसी चीज से उसका नाम हो जाएगा। यहाँ अपवर्तन हो रहा है ना, प्रकाश के इस जगह पे अपवर्तन हुआ, उसके बाद निकला, तो उसके बाद जो कोण बनाएगा वो अपवर्तित कोण हो गया। इस और जो भी आने वाला है वो हमेशा उसको हम लोग आपतित बोले। तो आपतित किरण, आपतित कोण, और अपवर्तित किरण और अपवर्तित कोण। समझ में आ रहा है ये बात? ये बात एक बार फिर से बता देते हैं। जब प्रकाश, लिख लिए हो एक बार, जो हम लिखवाए हैं इसको मन में पढ़ो, तो जो दो पॉइंट लिखवाए हैं हम लोग, मिडल और सधन वाला, मन में पढ़ो ताकि सब लोग पढ़। ठीक है। अब इधर देखो, जब प्रकाश सरल, सॉरी विरल माध्यम माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो जो प्रकाश है वो विचलित होगा एक माध्यम से दूसरे। वो विचलित कैसे होगा कि उसका जो आपतित किरण के बाद जो अपवर्तित किरण होगा वो अभिलंब के तरफ मुड़ेगा। अभिलंब मतलब ये जो 90 डिग्री का लाइन दोनों के सतह पे बनाते हैं वो अभिलंब बोलते हैं। 90 डिग्री समझ रहे हैं सब लोग? डिग्री में 90 डिग्री क्या होगा, किसी भी चीज का अभिलंब बन जाता है। किसी भी सतह पे अगर 90 डिग्री का लाइन बनाएंगे तो उसको अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं। तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा। और ठीक इसका उल्टा होगा, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। ये डॉट वाला लाइन क्या दिखा रहा है कि अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है। जो एरो वाला लाइन है वैसे जा रहा है। ठीक है, अब समझ में आया अच्छा से? तो जब भी एयर से तुम्हारा वाटर में जाएगा तो वो अभिलंब के तरफ जाएगा, और जब पानी से हवा में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर जाएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जो एग्जाम्पल से तुम्हारा मेन क्वेश्चन जो बनता है, एक तो या तो दूर जाए पास जाए, इससे क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, और दूसरा सबसे ज्यादा इसका एग्जाम्पल से बनता है। एग्जाम्पल से ऐसे बनता है, कोई घटना दे देगा तुमको, ये घटना क्यों हो रहा है, तुम जो है ये घटना क्यों देख रहे हो। जैसे रात में मान लो तुम, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, ऐसा आया भी है, दे देगा क्या, ऐसा आया भी है बहुत एग्जाम में, कि रात में तारा जो है वो क्यों टिमटिमाता है। तो उसका आंसर तीन चार चीज दे देगा, प्रकीर्णन, अपवर्तन, ऐसे करके परावर्तन, तीन चार दे देगा। तो उसका एग्जाम्पल जो है अपवर्तन होगा। समझ रहे हो? तो उसका कौन क्या क्या चीज होता है मेनली वो हम लोग लिखवा देते हैं, और कैसे होता है एक बार हल्का सा हम बता देंगे। नहीं भी समझ में आए तो चलेगा, हमको एकदम अंदर घुस के पीएचडी नहीं करना है, हमको जो क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपवर्तन के वो देख लो महत्वपूर्ण कौन कौन से घटनाएं हैं। तो हेडिंग डालो, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कुछ घटनाएं। प्रकाश का अपवर्तन संबंधी कुछ घटनाएं। पहला लिखो, रात के समय तारों का टिमटिमाना।
रात के समय तारों का टिमटिमाना। ये क्यों होता है ये हम रफली बता दे रहे हैं, कहीं भी समझ में आए तो घबराना मत, बस हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि आइडिया सर है कि क्यों हो रहा है। तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो क्या है, बहुत सारे, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे लेयर से बना हुआ है अलग अलग। तो कहीं पे वो ज्यादा घनत्व है, कहीं पे उसका कम घनत्व है, एक जैसा नहीं है ना सब जगह, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो जो बहुत दूर से जब तारा जो है बहुत दूर होता है ना, इससे भी बहुत ज्यादा दूर होता है, तो तारा की रोशनी जब हमसे बहुत दूर से जब हम तक पहुंच रही है, तो पहले तो वो अंतरिक्ष में निर्वात से वो हवा में घुसा, और हवा के बहुत सारे लेयर में घुसा, अलग अलग लेयर में जब जाएगा तो उसका क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, हवा ही है, लेकिन एक हवा जो है वो ज्यादा घनत्व वाला है और कुछ हवा जो है वो कम घनत्व। तो ज्यादा घनत्व से कम घनत्व, कम घनत्व से ज्यादा घनत्व, ऐसे होगा तो उसमें क्या होगा, विचलन बार बार होगा, यानी अपवर्तन होगा। तो कभी लाइट ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। तो जब मेरे आंख पे पड़ेगा तो कभी ये वाला पड़ेगा, कभी ये वाला पड़ेगा, तो इसीलिए लगेगा कि कभी तारा वहां है कभी यहाँ है, तो वो लगेगा कि तो इस तारा का जो है वो टिमटिमाना लगेगा कि वो टिमटिमाना है, कुछ जो है आंख तक पहुंचेगा, कुछ आंख पे नहीं पहुंचेगा, कुछ साइड से पहुंचेगा, कुछ इस साइड से पहुंचेगा, तो इसके कारण वो लग रहा है कि वो टिमटिमा रहा है। एक्चुअल में वो टिमटिमाता नहीं है तारा, वो अपवर्तन के कारण ही हमको टिमटिमाता हुआ लगता है। दूसरा देखो, दूसरा लिखो, वास्तविक सूर्योदय से, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले एवं वास्तविक सूर्यास्त के एवं वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना। इसका क्या मतलब हुआ कि सुबह में जो है एक्चुअल सूर्यास्त जब हो रहा है उसके 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लग रहा है, और शाम में जब सूर्य डूब चुका है, डूबने के 2 मिनट बाद भी हमको सूर्य दिखता है। तो ये जो है, ये दोनों जो घटना है वो अपवर्तन के कारण हो रहा है। एक समझा देते हैं क्यों होता है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य उदय के पहले दिखते हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं मान लो, ठीक है, पृथ्वी गोल है लेकिन मेरे एंगल के हिसाब से हम इसको स्ट्रेट, ये गोल है, इस गोल पे हम यहाँ खड़े हैं, तो इस रेंज में जब भी इस रेंज को क्रॉस करेगा तभी ना मेरे आई साइड में मेरा आंख ऐसे झुक के तो नहीं ना देख लेगा, नहीं देखेगा ना, ऐसे झुक के अंदर का गड्ढा का दिख जाएगा, वहां कुछ नीचे गड्ढा होगा तो अगर सीधे रेखे में गड्ढा पड़ रहा है तो दिखेगा, लेकिन अगर वो गड्ढा ज्यादा नीचे होगा तो तुमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो आंख का सीधा रेंज मान लो ये है, पूरे जब इसके ऊपर आएगा उसको सूर्यास्त मानेंगे हम इस जगह के लिए, लाइन ऑफ साइट के ऊपर आएगा तभी ना हम सूर्यास्त मानेंगे। तो मान लो सूर्य के नीचे भी है, तब भी इसकी रोशनी जो है अपवर्तन होते होते, अपवर्तन में से क्या हो रहा है, दिशा बदल रहा है। जैसे वहां पे हम बोले थे कि वायुमंडल का बहुत सारा लेयर है, बहुत सारा लेयर है मतलब बहुत सारा माध्यम बन जा रहा है, वो अलग अलग लेयर सब जो है, अलग अलग घनत्व वाला लेयर सब अलग अलग माध्यम बन रहा है। इसके कारण जो है यहाँ सीधा जाता तो यहाँ जाता, लेकिन वो हल्का टेढ़ा हो के भी मेरे आंख तक पहुंच जा रहा है। मतलब सूर्य उदय के 2 मिनट पहले भी सूर्य की रोशनी मेरे आंख तक पहुंच जा रही है, आंख तक पहुंच जा रही है, इसका मतलब हमको सूर्य दिख रहा है, सूर्य से रोशनी मेरे आंख तक पहुंच गई मतलब सूर्य दिखा। ठीक है, सूर्य का उजाला हम नहीं बोल रहे, हम डायरेक्ट सूर्य का रोशनी बोल रहे हैं, सीधा सूर्य से जो रोशनी निकल रहा है। हम क्यों दिख रहे हैं तुमको, क्योंकि मेरे पर से जो लाइट जो है वो तुम्हारे आंख तक पहुंच रहा है, इसलिए हम यहाँ खड़ा दिख रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही सूर्य से जो रोशनी है वो मेरे आंख तक पहुंचेगा तो हमको सूर्य दिख रहा है, इसका मतलब। तो वो 2 मिनट पहले जब सूर्य जो है सतह के नीचे ही है, लेकिन तब भी उसका लाइट जो है वो अपवर्तन के कारण आंख तक पहुंच जाता है, तो हमको लगता है कि सूर्य उदय हो चुका है। तो
तो ये क्यों हो रहा है? 2 मिनट पहले ही ये अपवर्तन के कारण हो रहा है। और सेम जो है सूर्यास्त होने के बाद भी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये चीज फिर आगे भी हम दोबारा इस बात को लाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना कि सूर्य उदय के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद जो दिखना होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन सूर्य डूबते समय और उगते समय जो ज्यादा लाल दिखता है वो किसी और घटना के कारण। कंफ्यूज मत होना, हम आगे वो घटना जब पढ़ाएंगे उसमें हम दोबारा इस चीज को हम रिवाइज करवा देंगे। अभी इतना समझ लो कि सूर्य उदय के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक जो है वो किसके कारण दिखता है? अपवर्तन के कारण दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, लिखने के पहले तुम बताओ ना, बाल्टी में कभी डंडा वंडा डाले हो या कहीं भी, या तालाब में बचपन में याद है तालाब के पास अगर तुम लोग खेलने जाओ, घर के आसपास कोई डबरा हो या तालाब हो, तो हम लोग के पेरेंट्स लोग बोलते थे कि बाबू दिख रहा है कम गहरा, है बहुत गहरा। इसी में कोई हीरो बन के जाता था तो डूब जाता था, मतलब डूबने लगता था। जाता था हम क्यों बोले, मतलब डूबने लगता था ना, ऐसा होता ही था ना, दोस्त में फिर कूदना पड़ता था, उसको बचाना पड़ता था। दिखता था वो कम गहरा, ये लगता था यह मछली तो यहाँ हाथे के रेंज में है, अब जाओ तो गड़ाक से अंदर चले जाओ। तो मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर की चीजें जो है वो थोड़ा ऊपर दिखता है, या डंडा डाल दो तो डंडा उसमें टेढ़ा दिखता है, बाल्टी में खासकर डालो। ये भी क्यों होता है? ये तुम्हारे अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि प्रकाश जो है, मान लो ये बाल्टी है ना, ठीक है, इसमें डंडा डाल दिए तो इससे जो है प्रकाश जो है सीधा जो है ऐसे नहीं जाके ये टेढ़ा मुड़ रहा है, तो मुड़ने के कारण जो है वो टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे क्वेश्चन में दिया रहे कि मछली जो है 2 मिनट ऊपर क्यों दिख रहा है, या सतह जो है तालाब का ऊपर क्यों दिखता है, या पानी में कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्यों है? मतलब अपवर्तन के कारण। या डंडा टेढ़ा क्यों दिख रहा है, तो ये सारा अपवर्तन। जहां भी कुछ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कुछ मतलब दिशा में बदलाव हो रहा है, कि लग रहा है कि आभास हो रहा है कि ऊपर है या टेढ़ा है, तो वो अपवर्तन के कारण। तो इसमें एक एग्जांपल हम लिखवा दे रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं कि सर तो खाली डंडा टेढ़ा बोले थे, यहाँ मछली दे दिया है कि ऊपर है, तो वो भी अपवर्तन के कारण ही होगा। बात समझ रहे हो ना? समझ के करना है। हम ये 4 एग्जाम्पल दिए, जरूरी नहीं यही 4 एग्जाम्पल है, हो सकता है कुछ नया टाइप का पूछ ले, ऑल्दो जनरली ये सब एग्जाम में जनरली रिपीट करता है। ठीक है, लेकिन हो बाई चांस अगर कुछ नया पूछ ले तो सोचना है उस चीज को, कि अगर वो चीज जो है आभासी लग रहा है तो कुछ अपवर्तन से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पानी में अंशतः यानी पार्शियली, यानी थोड़ा सा, पानी में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ी डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जल के अंदर मछली, या कुछ भी हो, मतलब मछली के अगर सिक्का हो जाए तो किसी एग्जाम में सिक्का लिखा हुआ था, समझ जाओगे ना। जल के अंदर मछली अपने वास्तविक गहराई से अपने वास्तविक गहराई से कुछ कम गहराई पर दिखाई पड़ता है। ये सारा जो है अपवर्तन का एग्जाम्पल है। कुछ कम गहराई पर दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, ये सारा समझ लो ना। ये हम प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कुछ घटनाओं के अंदर लिखा है, ये सारा तुम्हारा अपवर्तन का एग्जाम्पल है तुम्हारा। ठीक है, हर बार हर लाइन के आगे हम ये नहीं लिखा रहे हैं अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, सारा अपवर्तन के एग्जाम्पल में हम लिखवा रहे हैं एक ही बार में, ये कंफ्यूज मत हो जाना, लाइन हम वो कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अब जो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, देखो ये बीपीएससी में ज्यादा चांसेस है पूछने का, में ये नहीं पूछेगा इतना टफ, लेकिन आभासी गहराई दे देगा या पूछ भी सकता है। आजकल धीरे धीरे टफ कर रहा है, TRE 4 लास्ट है तो उसमें थोड़ा टफ डाल सकता है थोड़ा। तो आभासी गहराई मान लो दिया हो, या वास्तविक गहराई दिया हो पानी के अंदर कितना, और पूछे कि कितना पे दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला लिख लो, आभासी गहराई बराबर इज इक्वल टू ये साइन,
आभासी गहराई गहराई इज इक्वल टू वास्तविक गहराई आभासी गहराई इज इक्वल टू वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय पानी का अपवर्तनांक। आभासी गहराई इज इक्वल टू वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय पानी का अपवर्तनांक। मतलब क्या हुआ, मान लो मछली यहाँ पे है, असली में इतना पे है, वास्तविक मतलब क्या हुआ, असल में उतना पे है, और आभासी मतलब क्या हुआ कि हमको दिख रहा है, वैसा आभास हो रहा है, उसको हम लोग आभासी बोलते हैं। कोई भी चीज ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग आभासी बोल रहे हैं, तो उसको टी डैश बोल रहे हैं, और जो वास्तविक है उसको हम लोग टी बोल रहे हैं। तो फॉर्मूला बनेगा टी डैश बराबर टी बाई म्यू, यानी कि आभासी गहराई इज इक्वल टू वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय पानी का अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूला भी लिख लो, टी डैश इज इक्वल टू टी बाई म्यू, और ये फॉर्मूला भी लिख लेना। ये हम मछली बनाना चाह रहे थे यार, इस ऑब्जेक्ट मान लो, मछली हमसे बना नहीं, तो जो भी ऑब्जेक्ट ये है, ये एक समान है यहाँ पे और ये एक समान यहाँ पे, समान यहीं पे है और लग यहाँ पे रहा है, सॉरी, एक समान जो है गहराई, उसका एक्चुअल गहराई जो वास्तविक गहराई टी है, और हमको लग रहा है कि यहाँ पे, हम यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से, तो हमको लग रहा है वो टी डैश है, ये पानी है ये। तुमसे मछली बन जा रहा है तो बना लो, ठीक है। टी डैश बराबर टी बाई क्यू। इस पे एक क्वेश्चन लिखो। यदि एक मछली जल के अंदर, यदि एक मछली जल के अंदर 20 मीटर की गहराई पर है, मीटर की गहराई पर है, तो मछली कितना ऊपर, तो मछली कितना ऊपर उठा हुआ मालूम होगा, उठा हुआ मालूम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाना क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? स्पीड सही है ना, कि थोड़ा स्लो कर दें स्पीड? ठीक है ना, ये चलेगा ना सबको? और एक बार घर जाके फिर से रिवाइज करना, हम बार बार बोल रहे हैं, घर जाके नहीं रिवाइज करोगे बर्बाद हो जा रहा है मेहनत तुम्हारा, 10-15 मिनट लग रहा है। ठीक है, मछली खा लेना, इतना बड़ा मछली लिखाए हैं तो, जो लोग वेज नॉन वेज है, लेकिन रिवाइज जरूर करना, ठीक है। मछली खाने बनाने में ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं, 2-4 लोग जरूर खाएंगे लग रहा है हमको, इतनी बार हम मछली मछली हम कर दिए हैं क्लास में, लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना, 10 मिनट लगेगा, बस 10 मिनट में रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलो।